Hi friends, good afternoon. I am Ravi Singh, watching YouTube चैनल टारगेट क्रैक ऑल सिविल एग्ज़ाम 2021 में हमने पार्ट 1 में गुप्त काल पढ़ लिया था और पार्ट 2 में आज हम गुप्त काल में जितने भी जो राजा थे, शासक थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। हमने आपको बताया था गुप्त काल कब प्रारंभ हुआ था, वो उसके स्रोत क्या थे, है ना। अगर आपको ना पता हो तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया हुआ है पहले वाले वीडियो का, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट पे। देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट में आप देखेंगे तो मोटा मोटा इसमें यह है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट 319 से 350 ईसा पूर्व, और आपको अगर देखने को मिलता है तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। और इसके पहले अगर आप देखेंगे तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त या उसके घटोत्कच ने की थी। ठीक है, अब देखिए इसके राजस्व की थी 319 है। इसी के उपलक्ष्य में इसने क्या किया है, नया संवत चलाया था 319 ईस्वी में। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नया संवत गुप्त संवत कब चला था और गुप्त संवत और शक संवत के बीच में अंतर कितना है। तो लगभग वो आप निकाल लेना। ठीक है, 319 को 78 से माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वही होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक, ठीक है, किया, जो पहले मगध का हिस्सा था। इसे महाराजाधिराज की उपाधि धारण थी, ठीक है, की थी। इसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इसीलिए समुद्रगुप्त अपने सिक्कों में अपने को लिच्छवा दौहित्र कहकर गर्व का अनुभव करता है। देखिए इसमें क्या था, ये गुप्त काल के जितने भी शासक थे इनकी एक नीति थी साम्राज्य विस्तार की कि क्या करेंगे करते थे, ये शादी कर लेते थे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी अपना रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये चीज़ दो जो है, इसी तरह हम लोग अब दूसरा भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा हम देखने के आ रहा, तो यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त जो था वो वैशाली का क्या था, वैशाली, वो पहले उसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, कुमार देवी से शादी किया था। ठीक है, और इसने जो सिक्के चलाया है उसमें लिच्छवी उत्कीर्ण करवाया है। ठीक है, हो सकता है पीडीएफ ये आपको ना दिख रही हो, ठीक है, लेकिन आपको ये पीडीएफ हम दे देंगे तो आपको उससे देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाया था उसके बाद। ठीक है, उसके बाद क्या था, समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त ये क्या किया गया, पराक्रमांक, पराक्रमांक की इसने उपाधि धारण की थी। ठीक है, पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी, और ये जो है महत्वपूर्ण एक शासक था गुप्त काल का। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन मतलब जैसे नेपोलियन बोनापार्टा था, वैसे यहाँ पे नेपोलियन क्या करता था, तो वो भी बहुत अच्छा एक प्रकार का अपना साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था। ये भी क्या थे, जितने भी युद्ध लड़े हारा नहीं है। ठीक है, और इसने उपाधि धारण की थी भारत के नेपोलियन की। और कौन कौन सी, महाराजाधिराज की बोला जाता है उपाधि। देखिए गुप्त काल में जितने भी शासक थे वो उपाधि बहुत धारण करते थे। महाभट्टारक की हो गई, उसके बाद परम भागवत की हो गई, महाराजाधिराज की हो गई, पराक्रमांक की हो गई, अश्वमेध पराक्रमांक की हो गई। ठीक है, तो इसी तरह ये भी है। समुद्रगुप्त का, ये चंद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें मोटा मोटा देखते चलिए पूरा। देखिए नेपोलियन क्या था, 12वीं सदी, भारत 19वीं सदी। समुद्रगुप्त क्या था, ये सैन्य अभियान किया था। देखिए नेपोलियन तो हारा भी था, लेकिन समुद्रगुप्त ने जितने अभियान किए थे सब में सब क्या किए थे, वो जीता था। फिर समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या संरक्षक भी था। ठीक है, उसने अपने सिक्कों पर क्या बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अपनी विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और उसने अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा देखते चलिए आप पूरा कहीं पे। ठीक है, इसके लिए पुस्तक, इसमें क्या था, देखिए इसी ने पुस्तक कृष्ण, ठीक है, चरित्र का लेखक भी बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे आप जैसे ही ऊपर आओगे तो यहाँ पर देखोगे कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 4 राजाओं को हराया था, और असफल के, और आजकल के दिल्ली प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया था। यूपी को भी उसने राज्य में मिला लिया। उसने दक्कन और दक्षिण भारत के कई राजाओं से युद्ध किया। ठीक है, उड़ीसा और तमिलनाडु के राजाओं से भी युद्ध किया। उसने पूर्वी भारत में राजाओं को क्या चढ़ाई की, और क्या किया, आरण्य देश के अनेक राजाओं को नौकर बना लिया था। ठीक है, उसके बाद आप उसने क्या किया, असम, गंगा का डेल्टा, नेपाल, उत्तर भारत आदि राजाओं को क्या कर, राजस्थान के 9 गणराज्यों, कुषाण शासकों, श्रीलंका के राजाओं और सुदूर दक्षिणी पूर्वी एशियाई तक के द्वीपों को क्या किया था, कर वसूलता था वहाँ तक। ठीक है, परंतु मौर्य काल की तुलना में गुप्त कालों का प्रत्यक्ष शासन क्या था, कम था, कम क्षेत्र था, इनका शासन कम था मौर्य काल की अपेक्षा। गुप्त संवत और संवत के बीच में 241 वर्षों का अंतर है। देखिए मैंने अभी पीछे बताया था ना। विक्रम संवत भी एक बात आती है, 57 ईस्वी। यह अशोक के विपरीत था। अशोक शांति और अनाक्रामक की नीति अपनाता था, लेकिन ये क्या करता था, हिंसा और विजय में ही आनंद पाता था। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों की जानकारी हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन कौन थे, उनके दरबारी कवि थे। संस्कृत भाषा में लिखा गया इस अभिलेख के समुद्रगुप्त ने अश्वमेध का वर्णन तो नहीं है, लेकिन देखिए संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था।
ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं है देखिएगा, अश्वमेध की वर्णन इसमें नहीं किया गया है इस प्रयाग प्रशस्ति में, और इसकी मृत्यु का उल्लेख नहीं है। फिर आता है समुद्रगुप्त के सिक्के, 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे, ठीक है। सिक्के जो थे प्रकार के मुद्राओं में नागवंशी राजाओं का विजय साक्ष्य प्रदान करती हैं, युद्धों में जीतने वाला बताया गया है, ठीक है। मुद्राओं के माध्यम से पृष्ठों पर सिंहानसीन देवी के साथ साथ पराक्रमांक शब्द देंगे। देखिए कौन कौन से, धनुर्धारी प्रकार, ठीक है। इसके पृष्ठ पर क्या है, सिंह वाहिनी देवी और उसकी उपाधि, ठीक है, अप्रतिरथा अंकित है। और मुद्रा के मुख भाग पर राजा धनुष बाण लिए खड़ा है। परशु प्रकार, यहाँ परशु धारण है, उसकी उपाधि कृतांत पशु अंकित है। अश्वमेध क्रमांक समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन इसमें है, ठीक है। इसी तरह हम आगे भी आप देखते हैं। देखिए फिर क्या है, व्याघ्र हनन, समुद्रगुप्त ने व्याघ्र का आखेट करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या है, वीणा वादन, वीणा बजाते हुए दिखाया गया, संगीत प्रेमी का वर्णन किया गया है वीणा वादन प्रकार का। समुद्रगुप्त की विजय की नीतियाँ, राज्य प्रसभोरण की नीति, ये क्या होता है, मगध, देखो इसमें क्या कहता है, राज्यों को जीत कर प्रत्यक्ष विलय की नीति, ठीक है। मगध के आसपास के राज्यों को जीता था। फिर सर्वकार दान, देखिए आर्यावर्त यहाँ पे आ जाए, समझ लो उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। सर्वकार दाना ज्ञाकरण की नीति क्या है, सीमांत क्षेत्रों को पराजित कर उन्हें कर देने के लिए बाध्य करना, ठीक है। परिचारिका कृत नीति क्या है, आटविक, यानी आटविक मतलब जनजातियों राज्यों को पराजित कर उन्हें परिचारक सेवक बनाने की नीति। कन्याओं पायन की नीति क्या होती है, पराजित करके उनकी कन्याओं का विवाह गुप्त वंश में करना, तत्पश्चात उन्हें गुप्त वंश की गरुण मुद्रा, ठीक है, गरुण मोहर का उपयोग करने की अनुमति देना। ये सब उनकी नीतियाँ थी, साम्राज्य विस्तारी नीति भी कह सकते हो उसको। फिर ग्रहण मोक्षोनुग्रह नीति की क्या थी, दक्षिण भारत के 12 राज्यों के संघ को पराजित कर उनसे धन, ठीक है, धन प्राप्त कर क्या करता था, उनके राज्य फिर पुनः लौटा देता था। समुद्रगुप्त के दिग्विजय की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, आप देखोगे तो इसमें क्या क्या है, हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति, स्तंभलेख। इसमें 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है। 4थे श्लोक में चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी जाने का उल्लेख किया गया है, बनाने का, ठीक है। फिर समुद्रगुप्त ने गुप्त शक्ति के प्रसार और सुदृढ़ीकरण के लिए विजय आक्रामक नीति को अपनाया था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता और संपूर्ण पृथ्वी विजय करने वाला बताया गया है, ठीक है, धरणिबंध कहा गया है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया। और स्तंभ में जहांगीर तथा, ठीक है, जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख है। देखिए अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल, जहांगीर, ठीक है, इन सबका उल्लेख है इसमें। गुप्तों के पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक है। इसकी जानकारी किसमें मिलती है, एक अयोध्या अभिलेख है जिसमें पुष्यमित्र शुंग के 2 यज्ञ करने की जानकारी मिलती है अश्वमेध। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। एरण स्तंभलेख, गया ताम्रलेख, नालंदा ताम्रलेख। MP के सागर जिला में स्थित एरण अभिलेख में प्राप्त एक लेख में समुद्रगुप्त को पृथ्वी राघव आदि राजाओं को बढ़कर दानी राजा माना गया है। इस अभिलेख में उसकी पत्नी का नाम दत्त देवी अंकित है। चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध करने वाला, ठीक है, कहा गया है। हालांकि प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध का वर्णन नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग दूसरा एक पॉइंट देखिए। समुद्रगुप्त आर्यावर्त उत्तर भारत और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित कर, इसी के कारण विंसेंट स्मिथ, याद रखिएगा, विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में, तो चंपू शैली मतलब गद्य और पद्य जिसमें दोनों चीज़ हो। निम्नलिखित राज्यों के विजय की, आर्यावर्त की विजय, प्रयाग प्रशस्ति में इस विजय का आर्यावर्त प्रसाभोरण कहा गया है, ठीक है। दक्षिणापर्त की जो विजय है उसको क्या कहा गया है, इसकी विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति के 19वीं और 20वीं पंक्ति में किया गया है, ठीक है। 12 राज्यों को पराजित किया, इन राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, अर्थात विजय के बाद राज्य वापस कर दिए जाते थे, ठीक है। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को इतिहासकार राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। 12 राज्य कौन कौन से थे, कौशल, महाकतार, कौशल, ठीक है, विष्टपुर, कोट्टूर, एननपल्ल, काची, अवमुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र, कुलस्थलपुर। आर्यावर्त की विजय युद्ध के राजा थे रुद्रदेव, मल्लिक, देखिए इसमें सब राजाओं के नाम लिखा है, आप देख लीजिएगा, नागसेन, ठीक है, ठीक है। तो ये है, अब इसका जो अगला पार्ट आएगा मैं उसमें और आगे चर्चा करूँगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करिएगा, ठीक है, धन्यवाद।